स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी कल्चर में। तो दोस्तों, आज के पॉलिटी के इस वीडियो में हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में जानेंगे और उनसे जुड़े महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को भी पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जो उल्लेख मिलता है वो भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक में मिलता है। और इसे जो लिया गया है दोस्तों, ये जो प्रावधान है हमारा राज्य का नीति निर्देशक तत्व, इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में रखा गया है तथा इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, राज्य में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। इसका जो राज्य का नीति निर्देशक जो तत्व है, इसका जो मुख्य उल्लेख है वो लोक कल्याणकारी राज्य जो है उसकी स्थापना करना है तथा राज्य में जो राज्य हमारा जो स्टेट है इसमें सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। तो दोस्तों, हमारे जो बी.एन. राव थे उन्होंने एक चीज बोला था कि संविधान सभा के सलाहकार जो हमारे बी.एन. राव थे, उनका कहना था कि संविधान में 2 तरह के मौलिक अधिकार होने चाहिए। एक ऐसा मौलिक अधिकार जो भारत के नागरिकों को संविधान लागू होने के तुरंत बाद दे सकें, और दूसरा ऐसा मौलिक अधिकार जो कुछ समय बाद दिया जा सके जब हमारा भारत पर्याप्त संसाधन हो जाए, जब हमारे भारत के पास पर्याप्त संसाधन हो जाए। मतलब कि दोस्तों, जैसे कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उसके पास पर्याप्त संसाधन नहीं था, इसलिए हमारे जो बी.एन. राव थे उन्होंने से एक सजेशन दिया कि हमारे देश में 2 तरह के मौलिक अधिकार होने चाहिए, जो अभी एक तत्काल में हमारे नागरिकों को दिया जाना चाहिए, और एक मौलिक अधिकार हमें हमारे नागरिकों को तब देना चाहिए जब हमारा देश जो है पूरी तरह से सक्षम हो जाए, तब हम लोग एक अलग तरह के फिर से मौलिक अधिकार को अपने नागरिकों को दे सके। तो फिर संविधान सभा में चर्चा हुई और यह परिणाम निकला कि इसे हम 2 भागों में बांट देते हैं। तो संविधान सभा में चर्चा हुई, फिर इसे 2 भागों में बांटा गया और निर्णय ये निकला कि भाग 3 में मौलिक अधिकार को जोड़ा गया, जिसका उल्लेख और जो प्रावधान मिलता है वो अनुच्छेद 52 से 35 तक में मिलता है, और दूसरा जो भाग 4 के रूप में निकल के आया उसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, जो अनुच्छेद 36 से 51 तक में आता है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं इनमें अंतर क्या है दोस्तों। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि मौलिक जो अधिकार है वो हमने जो मौलिक अधिकार का जो प्रावधान है ये हमने यूएसए से लिया है, और इसका जो वर्णन है भाग 3 में किया गया है, हमारे संविधान के भाग 3 में किया गया है। और जो हमारा जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, और इसका जो उल्लेख मिलता है वो भाग 5 में मिलता है। तो हाँ दोस्तों, जो मौलिक अधिकार है इसको लागू करवाने के लिए आप न्यायालय की शरण ले सकते हैं। अगर आपका मौलिक अधिकार कोई भी छीनता है या उसका हनन करता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाके उस न्यायालय से शरण ले सकते हैं, न्यायालय से मदद मांग सकते हैं कि इसने मतलब मेरे फंडामेंटल राइट्स यानी कि मूल अधिकारों का हनन किया है या मेरे मौलिक अधिकारों को छीना है, तुरंत न्यायालय में जा सकते हैं। लेकिन जो नीति निर्देशक तत्व है इसके साथ ऐसा नहीं है। इसको लागू करवाने के लिए आप कि इसको जैसे कि अगर हम लोगों को कोई जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जो आर्टिकल 19 है, अगर हमें कोई बोलने से रोकता है तो हम संविधान में डायरेक्ट ये जा सकते हैं, मतलब न्यायालय में जा सकते हैं और बोल सकते हैं, उसके न्यायालय से सहायता मांग सकते हैं कि उसने हमारे बोलने की स्वतंत्रता और बोलने की आज़ादी को छीनी है। लेकिन जो ये है, अगर कोई राज्य चाहे कि हम पंचायती राज व्यवस्था को हटाना चाहते हैं, अगर मान लीजिए ऐसा कुछ होता है जो नीति निर्देशक तत्व के बीच में आता है, अगर वो हट जाता है तो इसको लेके आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाके याचिका दायर नहीं कर सकते हैं कि उसने हमारा ये जो हक था, क्योंकि वो नीति निर्देशक तत्व है, उसको लेके न्यायालय में आप नहीं जा सकते हैं। इसको लागू करवाने के लिए आप किसी पे बर्डन या जोर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि राज्य का नीति निर्देशक तत्व सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि उसे लागू करना चाहता है या नहीं। यह अधिकार नागरिकों को स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। ये जो मौलिक अधिकार है वो आम नागरिक, जो अगर आप भारत के नागरिक हैं या और कुछ जो मूल अधिकार हैं वो विदेशियों को भी मिलते हैं, लेकिन आमतौर पे जो हमारे देशवासी हैं, जो हमारे भारत के देशवासी हैं, उनको जो मौलिक अधिकार है वो स्वतः खुद ही मिल जाता है। अगर आप भारत के नागरिक हैं तो आपको जितने भी मौलिक अधिकार हैं वो खुद ही मिल जाएंगे। यह राज्य सरकार के द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिकों को प्राप्त होता है। हाँ दोस्तों, तो ये जो नीति निर्देशक तत्व है, मैंने पहले बताया कि राज्य अगर लागू करता है तभी ये नागरिकों को मिलेगा। जैसे कि
हमारे राज्य में क्या बोलते हैं पंचायती राज व्यवस्था आया, और उससे पहले क्या बोलते हैं यूसीसी जो है, अगर हमारा राज्य इसको ये करे, यूसीसी भी एक नीति निर्देशक जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये भी एक डीएसपीएस का ही हिस्सा है। तो अगर ये राज्य चाहेगा तभी लागू होगा, अगर राज्य नहीं चाहेगा तो ये लागू नहीं होगा। तो ये राज्य के ऊपर निर्भर करता है दोस्तों, याद रखिएगा। यह व्यक्ति के अधिकार के लिए है, ये जो व्यक्ति का जो मूल अधिकार है, यानी कि व्यक्तिगत जो हमारा अधिकार है उसके लिए हमारा मौलिक अधिकार है, लेकिन ये समाज की भलाई के लिए है। जैसे कि हम लोग को खाना पीना चलना पूरा देश में घूमना, ये क्या है, हमारा मौलिक अधिकार है। जिंदा रहना, ये क्या है, हमारा मौलिक अधिकार है। लेकिन ये जो नीति निर्देशक तत्व है, ये पूरे समाज के लिए भलाई के लिए होता है। जैसे पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई तो ये क्या है, इससे पूरे समाज का भला हुआ। और ये क्या बोलते हैं, जो सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो सभी बच्चों को स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए जो ये दिया गया, ये क्या हुआ, ये पूरे समाज के लिए भलाई के लिए है दोस्तों। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखते हैं। अब जो हमारा जो अनुच्छेद 36 है, इसमें राज्य की परिभाषा, यानी कि जो हमारा जो स्टेट है उसका परिभाषा का व्याख्या जो मिलता है वो किसमें मिलता है, अनुच्छेद 36 में। हमारा जो भारतीय बहुत सारे जितने भी राज्य हैं, 28 राज्य हैं, और उसकी जो परिभाषा का जो उल्लेख है वो किसमें है, अनुच्छेद 36 में है। राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार और सांसद तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकरण है। हाँ दोस्तों, तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है, वो इस प्रकार है कि राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार और सांसद तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल तथा भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकरण हैं। याद रखिएगा। तो चलिए अब अनुच्छेद 37 में आते हैं। अनुच्छेद 37 में जो प्रावधान मिलता है वो है कि यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है और बाध्य योग नहीं। हाँ, तो मैंने बताया दोस्तों कि ये जो है कि कोई भी चीज़ जो है नीति निर्देशक तत्व का, इसके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते, और अगर ये न्यायालय अगर लागू हो जाता है तो ये परिवर्तनीय भी नहीं है, इसको परिवर्तन नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते हैं। तो अनुच्छेद 37 बहुत बार प्रश्न भी आ चुका है दोस्तों कि यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है और यह बाध्य योग नहीं है। जो वाद विवाद होता है इस पे, ये बाध्य योग भी नहीं है दोस्तों। तो चलिए अनुच्छेद 38 पे आते हैं। राज्य में एक सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिलेगा। हाँ दोस्तों, तो याद रखिएगा कि हमारा जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, ये मूलतः इसीलिए है कि हमारा जो राज्य है वो सामाजिक एक ऐसा सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिल सकता है, ऐसा व्यवस्था बनाएगा। तो ये राज्य के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारे ऐसे तरह के स्कीम लाते हैं, राज्य लाते हैं, जो हमारे राज्य के लिए बहुत ही लाभकारी होता है, और हमारे समाज को, जो पिछड़े वर्ग है, उसको उत्थान के लिए जो बहुत सारे स्कीम आते हैं। तो ये राज्य का दायित्व होता है कि वो समय समय पे ऐसा कुछ करे जिससे क्या हो, समाज में आर्थिक और राजनीतिक जो न्याय है हमेशा आदमी को मिलता रहे। नोट दोस्तों, एक वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो नीति निर्देशक तत्व के बारे में है कि केटी शाह का कथन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा। हाँ दोस्तों, तो ये ऐसा है कि केटी शाह ने कहा था कि जो हमारा नीति निर्देशक तत्व है, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, वो एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाएगा। यानी कि हमारा सरकार जिस तरह से उसको सुविधा लगेगा तभी वो सरकार ही लागू कर सकता है, ये हम लोग जबरदस्ती आप सरकार से मांग नहीं सकते हैं। ये इसलिए केटी शाह ने एक तंज किया था कि ये जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है वो एक बैंक का ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार ही अदा किया जा सकेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद नंबर 39 पे आते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। राज्य विशेष रूप से निम्नलिखित नीतियों को सुरक्षित करने की दिशा में कार्य करेगा। पहला, सभी पुरुषों व स्त्रियों को जीविका के लिए पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। यानी कि जो हमारा जो सरकारी जॉब है, ये मतलब हमारा अधिकार नहीं है, ये मूल अधिकार नहीं है, जबरदस्ती हम इसके लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। लेकिन सरकार जो होता है समाज की भलाई के लिए, हमारे जो आम जनता है, जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, उसके भलाई के लिए क्या कर सकता है, जीविका चलाने के लिए समय समय पे कुछ ऐसा स्कीम ला करके जॉब प्रोवाइड करवाए, जॉब क्रिएट करे। ये क्या होता है, हमारा सरकार का दायित्व होता है कि जॉब क्रिएट करे, ताकि जो हमारा जनसंख्या है इसे रोजगार समय समय पे मिलता रहे, या रोजगार हो सके, और पूरा समाज अपने आर्थिक जो व्यवस्था है उसको सुधार सके। तो हाँ, याद रखिएगा दोस्तों कि अनुच्छेद 39 में जो प्रावधान मिलता है वो है, सभी पुरुषों एवं स्त्रियों को जीविका के लिए प्राप्त साधन
प्राप्त करने का अधिकार हो। दूसरा, सामूहिक हितों को ध्यान में रखते हुए भौतिक संसाधनों का वितरण हो। हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, जो वितरण, सामूहिक हित मतलब सबको देख करके जो भौतिक जो वितरण है, संसाधनों का जो संसाधन है वो लिमिटेड है, उनका जो वितरण है वो सामूहिक हितों को देख के होना चाहिए। धन एवं उत्पादन साधनों का संकेंद्रण ना हो। हाँ दोस्तों, तो धन और जो उत्पादन है उसका संकेंद्रण ना हो। ऐसा होता है कि मतलब किसी एक के पास बहुत ज़्यादा धन हो गया या किसी एक के पास बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उत्पाद हुआ तो उसी के पास हो गया। तो क्या होता है कि अगर मान लीजिए किसी के पास उत्पाद ज़्यादा है तो वो स्टॉक में करके रख लेगा, और फिर उसको जब जब ये उसका सीजन चला जाता है तो वो उसको बहुत महंगा करके बेचेगा। तो ये सब जो प्रोसेस है इसको बंद करने के लिए सरकार समय समय पे अपना ये इसको समय समय पे इसका एक प्रावधान लाएगी, ताकि ये जो ऐसे जो ऊंच और नीच और बड़ा छोटा का जो ये है एक लाइन रेखा है उसको मतलब उसमें दूरी ना आ सके। तो धन एवं उत्पाद साधनों का जो संकेंद्रण ना हो सके, ये भी अनुच्छेद 39 के तहत प्रावधान किया गया है। पुरुषों एवं स्त्रियों के समान कार्य के लिए समान वेतन मिले। हाँ दोस्तों, ये सबसे महत्वपूर्ण है, जो मतलब हमेशा परीक्षाओं में आ ही जाती है कि जो पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? तो इसका जो उल्लेख मिलता है दोस्तों वो अनुच्छेद 39 में मिलता है। पुरुषों तथा स्त्रियों के स्वास्थ्य का दुरुपयोग ना हो और ना ही उनका आर्थिक शोषण हो। हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है बात है, और हमेशा ये भी एक परीक्षाओं में हमेशा पूछ लिया जाता है कि पुरुषों तथा स्त्रियों के स्वास्थ्य का दुरुपयोग ना हो और ना ही उनका आर्थिक शोषण हो। इसका भी उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 39 में। अब चलिए आते हैं अनुच्छेद 39 के में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हाल ही के एग्जाम में पूछा गया था कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। हाँ दोस्तों, सभी को समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता मिलना चाहिए। इस क्या मिलता है, मतलब निःशुल्क मतलब कानूनी सहायता जो है किसमें है, अनुच्छेद 39 के में है। समान न्याय सभी के लिए, आप गरीब हो, अमीर हो, अंबानी हो या अडानी हो, कोई भी हो, आपके लिए समान न्याय होगा। आप क्राइम कीजिएगा तो आपको भी वही सजा मिलेगी जो एक आम नागरिक क्राइम करेगा। तो सबके लिए समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, मतलब फ्री, बिल्कुल फ्री कानूनी सहायता आपको मिलेगी सरकार के द्वारा। ये इसका प्रावधान कहाँ में मिलता है, अनुच्छेद 39 के ए में मिलता है। चलिए, अब बहुत बहुत VVI है, इसको नोट कर लीजिएगा, अनुच्छेद 40, जिसमें हमेशा ये तो प्रश्न मतलब आपको आगामी रिपीटेड क्वेश्चन है ये वाला कि ग्राम पंचायतों का गठन। तो ग्राम पंचायतों का गठन का जो प्रावधान है वो मिलता है अनुच्छेद 40 में। याद रखिएगा दोस्तों, हमारा जो देखिए यहाँ मैंने क्या बोला था कि जैसे कि हमारे जो BN राव ने कहा था कि ये जो है 2 फंडामेंटल टाइप का राइट मिलना चाहिए, और ये फिर ये KT शाह ने बोला था कि ये जो है बैंक का चेक है जो कि बैंक के सुविधा अनुसार आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो उसमें से देखिए सबसे बड़ा एग्जांपल है हमारा अनुच्छेद 40 कि ग्राम पंचायतों का गठन। जैसे कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय हमारे यहाँ पंचायती राज व्यवस्था नहीं थी और न नगर पालिका की व्यवस्था थी, लेकिन ये DSPS ने के सरकार ने, राज्य ने इसको पहला बार जब ये लागू हुआ था राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था, तो अनुच्छेद 40 के अनुसार ये जो प्रावधान मिलता है ग्राम पंचायतों का गठन। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो ग्रामीण क्षेत्र है जहां पंचायती राज होता है और शहरी क्षेत्र है जहां नगर पालिका होती है, तो 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज को जोड़ा गया और 74वां संविधान संशोधन के तहत नगर पालिका को जोड़ा गया। याद रखिएगा दोस्तों कि 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज को जोड़ा गया और 74वां संविधान संशोधन के तहत नगर पालिका को जोड़ा गया। याद रखिएगा। अब चलिए आते हैं अनुच्छेद 41 में। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और सरकारी सहायता पाने का अधिकार। हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 41 में मिलता है कि कुछ ऐसे दशाएं बनती है उसमें सरकार काम भी दे सकती है, शिक्षा और सरकारी सहायता पाने का हम लोग अधिकार भी रखते हैं कुछ दशाओं में। जैसा कि देखिए एग्जांपल देते हैं कि वृद्धा पेंशन, लोग वृद्ध हो जाते हैं, उनके पास अपने भरण पोषण के लिए कुछ नहीं होता, तो सरकार उसके लिए क्या करती है, वृद्धा पेंशन देती है। तो इसका उल्लेख किसमें मिलता है, इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 41 में। और विधवा पेंशन, हाँ तो दोस्तों अगर कोई औरत विधवा हो जाती है तो उनके भरण पोषण के लिए भी कोई नहीं होता है, तो सरकार इसको, जो मैंने पहले ही बताया था कि ये जो DSPS है, जो राज्य का नीति निदेशक तत्व है, ये मेनली
समाज के, पूरे समाज के भलाई के लिए है। ये जो पूरा जो भाग है, भाग 4 समाज के भलाई के लिए जितना भी इसमें कानून बनता है और ये जो संवैधानिक जो हम लोग को अधिकार मिलता है, ये पूरे समाज के भलाई के लिए होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 41 में जो प्रावधान मिलता है उसमें कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और सरकारी सहायता पाने का अधिकार है, जैसे विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन और विकलांगता पेंशन। जो लोग विकलांग हैं उनको भी पेंशन के रूप में मिलता है, सरकारी सहायता मिलती है। तो इसका जो उल्लेख मिलता है दोस्तों वो है अनुच्छेद 41 में। चलिए अब आते हैं अनुच्छेद 42 में, न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रस्तुति सहायता का उपबंध। हाँ, तो याद रखिएगा दोस्तों, कुछ दशाओं में क्या होता है, सरकार, मैंने बोला था कि इससे पहले पढ़ा कि ऐसा कुछ दशाएं बन जाती है जिसमें प्रस्तुति सहायता का उपबंध किया गया है। जैसे मैं एग्जांपल देके बताता हूं कि गर्भवती महिलाओं द्वारा कठोर शारीरिक श्रम ना करवाना। हाँ, याद रखिएगा दोस्तों। और प्रस्तुति सहायता, तो जैसे कि अगर कोई जो है महिला गर्भवती है तो आप उसे, मतलब अगर वो कहीं पे जॉब कर रही है तो उससे आप जबरदस्ती जॉब नहीं करवा सकते या कठोर काम नहीं करवा सकते जिसमें ज़्यादा बल का प्रयोग हो, ताकि उसका जो बेबी है उसके बेबी बम में कोई दिक्कत ना आ जाए। इसलिए एक न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। तो गर्भवती महिलाएं द्वारा आपको कठोर या शारीरिक श्रम ना करवाना, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, अनुच्छेद 42 में मिलता है। और प्रसूति सहायता यानी कि मैटरनिटी लीव जो होता है, कोई महिला अगर गर्भवती है तो मैटरनिटी लीव ले सकती है, प्रसूति सहायता ले सकती है। इसके तहत क्या होगा कि आप जो प्रेग्नेंट है तो आप इस 6 महीने या साल भर के लिए आप मैटरनिटी लीव या छुट्टी ले सकती हैं। आपका वेतन नहीं कटेगा, आपको पूरा का पूरा वेतन मिलेगा और आप अपने बच्चे को जब तक वो चलने योग्य ना हो जाए तब तक उसके साथ आप रह सकते हैं। इसको मैटरनिटी लीव बोलते हैं। तो इसका जो उल्लेख मिलता है वो अनुच्छेद 42 में मिलता है। तो चलिए अब अनुच्छेद 43 में आते हैं। अनुच्छेद 43 में यह प्रावधान मिलता है कि निर्वाह योग्य मजदूरी और कुटीर उद्योग को बढ़ावा। तो हाँ दोस्तों, याद रखिएगा कि हम, जैसे कि अगर कोई मतलब एरिया है, जिस एरिया में हम रह रहे हैं वहाँ कोई सरकार राज कर रही है, अगर वो कोई काम मुहैया ना करवाएं, सभी लोग बेरोजगार हो जाएं, तो उससे क्या होगा कि वो अपने घर को चला नहीं पाएंगे। तो हाँ, कुछ स्थितियों में क्या होता है, निर्वाह योग्य मजदूरी वो सरकार हमें दिलवाएगी और कुटीर उद्योग को बढ़ावा देगी। और जो ये है मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन जो बोलते हैं, ये सब जो होता है उद्योग जो होता है, इसको बढ़ावा क्या देगी, सरकार देगी। इसका जो प्रावधान मिलता है किसमें मिलता है, अनुच्छेद 43 में मिलता है। चलिए अब आते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद, ये भी रिपीटेड है दोस्तों, जो भी देख लीजिए जिसमें 31A 30A ऐसा जो आ गया वो समझिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो अब आते हैं अनुच्छेद 43 के ए में, उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य क्या उठाएगा, कदम उठाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अब आते हैं अनुच्छेद 43 के बी में, सहकारी समितियों को बढ़ावा देगा। तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है उसको बढ़ावा देगा, जो हमारा राज्य है सहकारी समितियों को बढ़ावा देगा। इसका उल्लेख किस में मिलता है, अनुच्छेद 43 के बी में मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 44 में आते हैं, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, मैंने बताया था जो हाल ही में, ये अभी तो लागू हुआ नहीं है लेकिन हो सकता है कि अगर सरकार चाहे तो लागू कर दे। यूसीसी जो बोला था मैंने कि अभी फिलहाल न्यूज में चल ही रहा है, यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये जो है इसका जो प्रावधान मिलता है वो नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, इसका उल्लेख इसमें मिलता है अनुच्छेद 44 में। यह भी मतलब राज्य द्वारा लागू नहीं किया गया है, लेकिन हो सकता है कि लागू हो जाए। तो उसका उल्लेख कहाँ मिलता है दोस्तों, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, वो अनुच्छेद 44 में। अब चलिए आते हैं अनुच्छेद 45 में, बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल व्यवस्था, देखभाल और शिक्षा प्रदान करना। हाँ दोस्तों, तो याद रखिएगा, बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बाल व्यवस्था, देखभाल और शिक्षा प्रदान करने का जो अधिकार मिलता है वो किसके तहत मिलता है, अनुच्छेद 45 के तहत मिलता है। लेकिन एक बात और याद रखिएगा दोस्तों, लेकिन 86वां संविधान संशोधन 2002 जब हुआ तो इस संशोधन अधिनियम द्वारा क्या कर दिया गया कि देश के 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दे दी गई। और जो ये था, और इस अनुच्छेद को 1921A के अंतर्गत संविधान में जोड़ दिया गया। जो ये क्या था, 86वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें क्या हुआ कि 6 साल से 14 साल के जो बच्चे होंगे उसको अनुच्छेद 21 के ए के तहत उनको क्या दे दिया गया कि निःशुल्क शिक्षा का
अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दे दिया गया और संविधान में जोड़ा गया। तो याद रखिएगा दोस्तों, अब के अनुच्छेद 45 में जो है अब मतलब 0 से 6 वर्ष तक आपको सरकार जो है बाल व्यवस्था का देखभाल के लिए और शिक्षा प्रदान के लिए 0 से 6 वर्ष के लिए जो प्रावधान कर दिया, किसमें कर दिया गया, अनुच्छेद 45 में। और 6 से 14 एजुकेशन कर दिया गया, वो कर दिया गया अनुच्छेद 141 में, नहीं अनुच्छेद 21 के ए में कर दिया गया। सॉरी दोस्तों, गलती हो गया, स्किप कर गया मेरा बात, मैं बोलते बोलते स्किप कर गया मैंने। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 46 पे आते हैं। राज्य समाज के कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के लिए शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा। हाँ याद रखिएगा दोस्तों, जैसे कि हमारे जो समाज में बहुत सारे कमजोर वर्ग हैं, विशेषकर अनुसूचित जाति हैं, अनुसूचित जनजाति हैं जिन्हें SC ST बोलते हैं, और अन्य कमजोर वर्ग हैं जिनको शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा। तो हमारा जो राज्य है वो राज्य समाज के कमजोर वर्गों विशेषकर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षणिक संस्थानों और हितों को बढ़ावा देगा। चलिए अब आते हैं अनुच्छेद 47 में आते हैं। अनुच्छेद 47 में जो प्रावधान मिलता है वो है लोगों के जीवन स्तर में सुधार, पोषाहार को बढ़ावा, शराब पर प्रतिबंध और नशीली दवाओं पर प्रतिबंध। हाँ दोस्तों, तो मैं बार बार ये चीज रिपीट करता हूँ कि ये जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, ये राज्य चाहे तो लागू कर सकता है, राज्य चाहे तो लागू नहीं कर सकता है। इसे आप जबरदस्ती नहीं बोल सकते कि ये लागू कीजिए या यह लागू हो चुका है तो इसको हटाइए। इसके लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। तो जैसे कि शराब पर प्रतिबंध और नशीली दवाओं पर प्रतिबंध है, ये क्या है, सरकार अनुच्छेद 47 के तहत कर सकती है। जैसा कि हमारे बिहार में जो है शराब बंद है, तो इसके लिए आप सरकार को न्यायालय में नहीं जा सकते कि जाकर के आप यहाँ पे लड़ जाइएगा कि सरकार ने ये शराब बंद कर दिया, आप ये शराब को फिर से चालू कीजिए। तो ये जो अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 47 में, ये राज्य के कल्याण के लिए होता है। राज्य पूरे समाज को देख करके समाज के भलाई के लिए ये चीज पूरे राज्य में लागू करता है। तो इसलिए इसके लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। लेकिन इसका जो प्रावधान है दोस्तों अनुच्छेद 47 में, लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए, पोषाहार को बढ़ावा के लिए, शराब पर प्रतिबंध और नशीली दवाओं का प्रतिबंध जो है, इसका जो उल्लेख मिलता है वो अनुच्छेद 47 में मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को देखते हैं दोस्तों। ये 5 अनुच्छेद बचे हैं जो भी बहुत महत्वपूर्ण है, मैं बता देता हूँ, ये भी एग्जाम में पूछे ही जाते हैं हमेशा। अनुच्छेद 48 में है राज्य कृषि और पशुपालन को वैज्ञानिक तरीके से बढ़ावा देगा। हाँ याद रखिएगा दोस्तों, हमारा जो कृषि है और जो पशुपालन है वो राज्य उसको वैज्ञानिक तरीके से बढ़ावा देगा ताकि हमारे कृषि के प्रोडक्शन में और पशुपालन का जो प्रोडक्ट है इसमें बढ़ावा हो और तेजी से बढ़े, ताकि हमारा जो डिमांड है वो जिस तरह से डिमांड बढ़ रहा है उस तरह से प्रोडक्शन भी बढ़े। इसके लिए जो सरकार है वो वैज्ञानिक तरीके से बढ़ावा देगा। चलिए अब आते हैं अनुच्छेद 48 के में, पर्यावरण का संरक्षण तथा वन्य जीवों की रक्षा। तो 48 में किया गया है दोस्तों कि हमारे पर्यावरण का संरक्षण तथा वन्य जीवों की जो रक्षा वो है, इसका प्रावधान किसके तहत मिलता है, इसका प्रावधान मिलता है अनुच्छेद 48 के ए के तहत। चलिए अब आते हैं अनुच्छेद 49 में, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों व वस्तुओं का संरक्षण। हमारे राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं और स्थान हैं और जो वस्तु हैं उनका संरक्षण जो है, इसका जो प्रावधान मिलता है वो मिलता है अनुच्छेद 49 में। अब चलिए आते हैं अनुच्छेद 50 में। अनुच्छेद 50 में जो प्रावधान है वो है कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना। हाँ दोस्तों याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये भी यही प्रश्न है, क्योंकि ये बहुत बार मतलब रिपीटेड क्वेश्चन है कि जो कार्यपालिका से न्यायपालिका को जो अलग करता है, इसका प्रावधान कौन से अनुच्छेद में मिलता है। तो इसका जो प्रावधान मिलता है वो अनुच्छेद 50 में मिलता है। अनुच्छेद 50 में जो प्रावधान है वो है कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना। चलिए अब आते हैं अनुच्छेद 51 में। अनुच्छेद 151 में जो प्रावधान है वो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि हेतु राज्य प्रयास करेगा। हाँ दोस्तों, तो इसका जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का हेतु जो प्रयास जो राज्य करेगा, इसका जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है अनुच्छेद 51 में। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक था। मैं वीडियो को यहीं पर रैप अप करता हूँ दोस्तों, और प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।